हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम वॉन हॉफ थ्योरी पढ़ेंगे, वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वॉन हॉफ थ्योरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की क्या कहती है कि अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ गैस and the osmotic pressure of a dilute solution is equal to the pressure which the solute would have exert if it were a gas at the same temperature and having the same volume as that of solution। इसके अनुसार विलयन में विलय के अणु गैस में गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं तथा विलयन में विलय के अणुओं का परासरण दाब ठीक उस दाब के बराबर होगा जो उसी ताप व आयतन में विलय के अणुओं द्वारा गैसीय अवस्था में डाला जाएगा। तो ये वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर वॉन हॉफ लॉज पढ़े थे। जैसे कि आप लोगों को ध्यान है कि जैसे आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के लॉज होते हैं, ठीक उसी तरह से वॉन हॉफ ने भी लॉज दिए थे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हैं। हमने पिछले लेक्चर में वॉन हॉफ एवोगैड्रोस लॉ, वॉन हॉफ बॉयल्स लॉ, वॉन हॉफ चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। और अब जो वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये भी क्या बताती है कि जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन के अंदर, उसका जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक उसी तरह से होता है कि जैसे कि अगर वह गैस के अंदर होता, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो सोल्यूट के उस प्रेशर के बराबर होता है जो कि गैस के अंदर हो, सेम टेम्परेचर पे और सेम वॉल्यूम पर। ये हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे कि आइडियल गैस के अंदर गैस के अणुओं का व्यवहार होता है। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके समान होता है? गैस के द्वारा डाले गए दाब के समानांतर होता है या उसके बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका जिक्र किया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, या समपरासरी विलयन। आइसोटोनिक या समपरासरी, जैसा नाम से पता चलता है कि वे सॉल्यूशंस जिनका कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये जो समपरासरी विलयन है, समपरासरी विलयनों के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि इनके जो परासरण दाब हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, समान होते हैं। और इसी तरह से दो तीन टर्म्स और हमें पढ़ने हैं, जिसमें एक तो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासरी विलयन, यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, यानी कि मान लीजिए कि जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कम है परासरण दाब, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो वो कहलाते हैं हाइपोटोनिक या अल्प परासरी विलयन। और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं या अति परासरी विलयन कहते हैं। दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों को अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट करते हैं तो जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन C1 और C2 है। हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर या दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ रहे हैं वो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर C1 और C2 क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है दो सॉल्यूशंस की जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं? C1 विल बी इक्वल टू C2 और यू कैन से N1/V1 इक्वल्स टू N2/V2। जैसा कि हमें पता है कि C किसके बराबर होगा? N/V के बराबर होगा। या N जो है चूँकि W/M के बराबर होता है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। तो N को अगर हम W/M से सब्स्टिट्यूट करें
तो ये हो जाएगा W1 अपॉन M1 इंटू V1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू V2, where W1 and W2 are the weights of solute respectively and M1 and M2 are the molecular weight of solutes into solutions respectively। हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, W अपॉन M के बराबर होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे N1 और N2 का मान रख दिया है, तो हमारे को ये इक्वेशन मिला है। अब देखिए इसकी सहायता से हम दो सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट के निकाल सकते हैं दो सॉल्यूशंस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर की कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हैं ये निम्न परिस्थितियों में नहीं पालन किए जा सकते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं? पहली परिस्थिति कि जो विलय है यानी कि जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट हो। सेकेंड, विलय की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे को सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तभी ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज काम करेंगे, नहीं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा विलय वाष्पशील होता है इफ़ द सोल्यूट इज़ वोलेटाइल। अगर सोल्यूट वोलेटाइल है तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा सोल्यूट का अगर सॉल्यूशन में एसोसिएशन यानी कि वियोजन या डिसोसिएशन दैट इज़ वियोजन या एसोसिएशन यानी कि संगुणन हो तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर के जो नियम हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है कि अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वोलेटाइल है या एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब हम ये कैलकुलेशन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ये वॉन हॉफ इक्वेशन क्या होता है। तो वॉन हॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग पाई वी इक्वल्स टू NRT होता है। पाई क्या है? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो पाई का मान क्या हो जाएगा? N अपॉन V इंटू R इंटू T हो जाएगा। और N अपॉन V को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम C से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाता है पाई इक्वल्स टू C इंटू R इंटू T, वेयर C इज़ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो जो मोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? नंबर ऑफ स्पीसीज़ के ऊपर, अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक अणुसंख्य गुण है। क्यों? क्योंकि देखिए अपने को ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या कहता है कि परासरण दाब, सांद्रता अर्थात विलय के मोल या अणुओं की प्रति लीटर विलयन में संख्या का समानुपाती होता है। तो इसलिए ये एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हमें ये पता है पाई वी इज़ इक्वल टू N R इंटू T, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? W अपॉन M। इसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाता है पाई वी इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू R इंटू T। तो M की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो W अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V। तो इस प्रकार से किसी भी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे मॉलिक्यूलर वेट्स हैं जो कि जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स के होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीमर्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं उनको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट से निकाल सकते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन ये न्यूमेरिकल देखते हैं इसके अंदर किस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी के अंदर मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है, किसी के अंदर आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर का कर रहे हैं, तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल। देखिए 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इनटू 50 ml ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस solution is 600 millimeters of mercury at 15 degree Celsius. Calculate molar mass of the substance.
अब यहाँ पे देखिए कि 10 ग्राम पदार्थ 250 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। इस विलयन का 15 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 600 मिलीमीटर पारे के समान है। पदार्थ के अणुभार की गणना करो। अब जैसे देखिए हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या है, देखिए पाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन वी। तो दिया क्या गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ हमें W दिया हुआ है। W का मान कितना है 0.082 लीटर्स एटमॉस्फेयर्स पर डिग्री है। और टेम्परेचर है यहाँ पर 15 प्लस 273 है, दैट इज़ इक्वल टू 288 केल्विन है। V यहाँ पे है 0.25 लीटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैम की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं W अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन वी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट की है। ये देखिए M दैट इज़ इक्वल टू W10 इंटू 0.0821, ये R की वैल्यू है। और 760 क्या हो गया है यहाँ पे, यहाँ 760 हो गया यहाँ पे ऑस्मोटिक ये प्रेशर हो गया है, प्लस 288 यहाँ पे ये टेम्परेचर हो गया है, 0.25 यहाँ पे वॉल्यूम है, और ये 600 इसके अंदर ये आ गया है। और यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में ये वॉल्यूम दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 600। तो ये 600 दैट इज इक्वल टू 1198, 10 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज 1198। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखी है इस इक्वेशन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर। आपको सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट करके आपको फॉर्मूले में और आपको मोलर मास निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि कितनी बार पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि 3% आपको यूरिया का सॉल्यूशन दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है पाई वी इक्वल टू NRT। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी NRT अपॉन वी। आर की वैल्यू क्या है 0.0821। मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60। तो एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3/60 दैट इज इक्वल टू 1/20। 3% है सोल्यूशन, तो ये एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में। टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन हो गया। अब हम इनको सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करने पर हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से हम ये जो न्यूमेरिकल्स हैं कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये देखिए एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है यहाँ पे, देखिए शुगर का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 342, हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 वायुमंडलीय दाब वाले विलयन में चीनी या शक्कर की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है शुगर का और आपको ये निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा फिर वही लगेगा, पाई इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। पाई की वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें 2 दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर्स। आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821 होती है। टी वैल्यू क्या है 273 प्लस 27 दैट इज़ 300 केल्विन। और सी हमें निकालना है यहाँ पे। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन आर इंटू टी हो जाएगी। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज़ इक्वल टू 2/0.0821 इंटू 300। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये आ गई है हमारी मोल्स पर लीटर में आ गई है। अगर हमें इसको ग्राम पर लीटर में निकालनी है तो इंटू 342 कर दिया है। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू निकल जाती है। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमें इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं, और बहुत ही छोटे फॉर्मूले हैं। छोटे फॉर्मूले के अंदर आराम से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा या हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होगी वाष्प दाब अवनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Thank you.